दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश और बहुत ही छोटा सा देश कि जहाँ से पिछले कुछ महीनों से पिछले कुछ वक्त से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थीं कि वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो जहाँ से लंबे वक्त से इस तरह की खबरें आ रही थीं, वहाँ से अब खबर है कतर के अमीर के दौरे की। मतलब दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक नेपाल में दौरा हुआ है, दुनिया के एक दूसरे छोटे देश का, मगर वो छोटा देश कोई आम देश नहीं है बल्कि उसकी गिनती तो दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। तो कतर के अमीर ने नेपाल में दौरा क्यों किया है, इस बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। उससे पहले नज़र डालते हैं फ़िलिस्तीन की कुछ अपडेट के बारे में। दरअसल फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मामले में खबर ये आ रही है कि पहली बार सऊदी अरबिया भी इस मैटर में एक्टिव नज़र आ रहा है। आप लोगों ने पिछले 6-7 महीने तक लगातार अगर इस पूरे मैटर पर नज़र बनाकर रखी होगी तो आपको याद होगा कि सऊदी अरबिया इस पूरे मामले से दूरी बनाकर रख रहा था। बीच-बीच में इज़राइल को क्रिटिसाइज़ कर दे रहा था, बुरा-भला कह दे रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा था, जबकि बाकी इस एरिया के देश कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे थे। अब वो चाहे फ़िलिस्तीन की तरफ से दिखा रहे थे या फिर इज़राइल की तरफ से दिखा रहे थे। सऊदी अरबिया की तरफ से पहली बार कोई बड़ी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और वो इन्वॉल्वमेंट ये है कि नेक्स्ट मंडे के दिन यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग होस्ट होने वाली है फ़िलिस्तीन को लेकर। अब इस मीटिंग में कौन-कौन होगा? इस मीटिंग में अमेरिका शामिल होगा, यूके शामिल होगा, यूरोपियन यूनियन शामिल होगा, जॉर्डन शामिल होगा, इजिप्ट शामिल होगा और हाँ, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी शामिल होगी, मतलब जिसका राज वेस्ट बैंक के अंदर होता है। वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब इस मीटिंग में क्या होने वाला है, उन लोगों के नाम सुनकर ही जो लोग इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। मतलब इस मीटिंग में नो हमास, नो इज़राइल। जब हमास और इज़राइल ही नहीं हैं, तो भाई ये मीटिंग किस लिए हो रही है और इसका अंजाम क्या होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और वैसे भी मैंने जैसा कि आपको नाम बताए, जो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं वो सब एक ही साइड वाले हैं, जो हमास के खिलाफ वाले हैं या कह सकते हैं जो हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ वाले हैं। तो अब सवाल ये है कि नो हमास और नो इज़राइल के साथ वाली इस मीटिंग में होगा क्या? उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें पोस्ट गाज़ा वॉर को लेकर कुछ डिसीज़न लिए जा सकते हैं, मतलब जंग के बाद गाज़ा के क्या हालात होंगे, इसको रिकंस्ट्रक्ट कौन करेगा, दोबारा कौन बनाएगा और इस पर राज कौन करेगा और इज़राइल का किस तरह का रोल इसमें हो सकता है। मगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि होने वाला कुछ नहीं है, बस ये एक सिंबॉलिक मीटिंग बनकर रह जाएगी। वजह ये है कि सऊदी अरबिया की अभी तक तो फ़िलहाल यही पॉलिसी है कि वो कहता है कि हमें जभी काउंट करो, हम जभी कुछ करेंगे जब टू स्टेट सॉल्यूशन की बात होगी। अभी तक तो ये कहता है, बाद में बदल जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के दावे करते हैं या इस तरह की रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि सऊदी अरबिया तैयार है बिना टू स्टेट सॉल्यूशन के भी इज़राइल को मान्यता देने के लिए। तो बाद में कभी हो जाए भाई, मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन अभी तक तो सऊदी अरबिया की यही पॉलिसी है कि वो अमेरिका और इज़राइल से यही कहता है कि हम तभी आगे बढ़ेंगे, तभी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेंगे जब टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करो, मतलब फ़िलिस्तीन को भी एक आज़ाद देश का दर्जा दो। जहाँ तक मामला सिर्फ़ रिकंस्ट्रक्शन का है, हम जानते हैं कि पहले ही यूएन कह चुका है कि $20 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा आएगा गाज़ा को दोबारा से खड़ा करने में, गाज़ा को दोबारा तैयार करने में। इवन इजिप्ट ने तो कहा है $90 बिलियन तक ये खर्चा जा सकता है। अब क्योंकि सऊदी अरबिया उस इलाके में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़े और अमीर देशों में है, तो उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रिकंस्ट्रक्शन में तो वो हिस्सा लेगा ही लेगा, उम्मीद जताई जा रही है और बल्कि सेंस भी बन रहा है। लेकिन बाकी जो डिफेंस से जुड़े हुए मामलात होंगे, वहाँ पर कौन राज करेगा, क्या करेगा, इसको लेकर मुझे नहीं लगता इस मीटिंग में कोई फ़ैसला हो पाएगा, और वो भी हमास के बिना फ़ैसला लेना ही बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, ना उसकी ताकत ख़त्म हुई है। तो किस तरीके से आप वहाँ पर एक दूसरी हुकूमत को ऑलरेडी मौजूद एक हुकूमत पर थोप दोगे? बाकी तो आने वाले दिन ही बताएँगे कि आगे क्या होता है। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल में कतर के अमीर जो हैं उनका विज़िट हुआ है, 2 दिन का विज़िट करके वो 24 तारीख को वापस जा भी चुके हैं। अब नेपाल में जो उन्होंने विज़िट किया है, ये उनका पहला विज़िट था, इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि आखिर नेपाल में विज़िट क्यों किया है? सिर्फ़ इन्हीं अमीर का पहला विज़िट नहीं था, बल्कि लंबे वक़्त अगर आप नज़र डालोगे इतिहास पर, तो लंबे वक़्त से कतर का कोई जो अमीर वग़ैरह है, कोई बड़ी पोज़ीशन वाला, वो नेपाल में नहीं आया है। अब इस वक़्त जो ये नेपाल में आए हैं, उसके आने के पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं। पहली वजह तो यही बताई जा रही है कि माइग्रेशन से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, उनको इम्प्रूव करेगा। मतलब जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा माइग्रेंट जाते हैं, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, यानी पूरे गल्फ़ के इलाके में, वैसे ही बिल्कुल नेपाल से भी जाते हैं। तो नेपाल के ये जो बहुत सारे माइग्रेंट्स होते हैं, इनकी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा या इन्हें बहुत सारी सहूलत वगैरह दी जाएँगी। फ़िलहाल ये तो सिर्फ़ कहने को है, वरना जो दूसरी वजह है और जो मेन वजह भी है मैं समझता हूँ, वो है हमास। हाँ दोस्तों, गाज़ा वाला हमास। अब आप कहेंगे नेपाल और कतर के बीच हमास का क्या लेना-देना? दरअसल 7 अक्टूबर के दिन जब हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया था,
और बहुत सारे इजरायली लोगों को वो बंधक बनाकर गाज़ा स्ट्रिप के अंदर ले गए थे, जिनको अभी भी उन्होंने बंधक बनाकर रखा है। तो उस वक़्त बहुत सारे विदेशी लोग जो इज़राइल में काम करने के लिए आए हुए थे, पढ़ाई करने के लिए आए हुए थे, उन्हें भी वो बंधक बनाकर अपने साथ ले गए थे। अब क्योंकि बंधक बनाते हुए किसी की शक्ल पर तो लिखा हुआ नहीं था कि ये विदेशी है, इज़राइली नहीं है या कहीं और देश का है, किसी और नस्ल का है। वो तो जो भी था उसको उठाकर उन्हें ले जाना था उस जंग में। तो बहुत सारे लोगों को वो ले गए थे। हालाँकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को उन्होंने स्टार्टिंग में छोड़ भी दिया था। आपको याद होगा कि शुरुआत में बिना किसी डील के ही बहुत सारे हमास की तरफ से लोग छोड़े गए थे। उनमें ज़्यादातर वही लोग थे जो बूढ़े वगैरह थे या फिर जो विदेशी नागरिक थे, फिलीपींस वगैरह के छोड़े गए थे अगर आपको याद हो। लेकिन नेपाल का जो एक बंदा उस वक़्त कैदी बनाया गया था, जो हॉस्टेज बनाया गया था, वो अभी तक कैद में ही है। अभी तक नहीं छूट पाया। नेपाल का एक बंदा बनाया गया था और वो अभी तक कैद में है। तो इसीलिए नेपाल में भी अब आम पब्लिक की तरफ से हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि भाई 6-7 महीने गुज़र गए, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई असर नहीं, सिर्फ़ एक बंदा हमारा नहीं छुड़वा पाए तुम अभी तक। तो इसी वजह से अब वहाँ की हुकूमत उस प्रेशर की वजह से कतर के ज़रिए से ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हमारा जो बंदा वहाँ हॉस्टेज बना हुआ है, गाज़ा पट्टी के अंदर है, उसको छुड़ा लिया जाए। अब नेपाल कतर को ही क्यों चूज़ कर रहा है, कतर को ही क्यों टारगेट कर रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं मिडल ईस्ट का इस वक़्त का सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक खिलाड़ी, सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक प्लेयर कतर ही कतर ही सबके बीच सुलह करा देता है, कतर ही सबके बीच डील्स वग़ैरह कराता है। उसके जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके साथ भी रिश्ते हैं, उनसे उनके साथ भी अच्छी बातचीत है और जो वेस्टर्न पावर्स के दुश्मन होते हैं अमेरिका वगैरह के, जैसे कि तालिबान या हमास, उसके साथ भी उसके रिश्ते बने हुए रहते हैं। तो इसीलिए वो इस वक़्त पूरे मिडल ईस्ट का सबसे अच्छा मीडिएटर माना जाता है। इवन हमास और इज़राइल की इस जंग में भी अभी तक जो थोड़ी बहुत डील कामयाब हुई, जो थोड़े बहुत हॉस्टेजेस वगैरह छूटे, जो थोड़ी बहुत हमास की भी शर्तें मानी गईं, वो सारी डील्स वगैरह, बातचीत वगैरह कतर के ही ज़रिए से हुई थी। इवन अभी भी जो इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत चल रही है, वो कतर के ही ज़रिए से चल रही है। बाकी नेपाल वाले मैटर में ये कतर वो एक इकलौता जो नेपाली बंदा वहाँ पर हॉस्टेज है, उसको छुड़ा पाता है या नहीं? या फिर छुड़वाने की कोशिश करता है या नहीं? ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।